हरे कृष्ण। हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भी आप बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टारगेट विद नीलेश यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान से 20 काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हमें दोस्त, आप स्क्रीन पे देख सकते हो टॉप 20 एमसीक्यू ये होने वाले हैं, आपकी परीक्षा में ऑप्शन सहित फंसने वाले हैं। तो चलो एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हो पहला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं। इस चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस चैनल पे अब कंटिन्यू लगातार वीडियो मिलने वाली है आप लोग की बोर्ड एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड। तो आप ये चैनल है, ये जो वीडियो देख रहे हो ना, इसके नीचे सब्सक्राइब ऐसे लिखा होगा, तो सब्सक्राइब आप क्लिक करोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद एक बेल आइकन आएगी, बेल आइकन को भी दबा लेना और फिर एक ऑल नोटिफिकेशन आएगा, ऑल पे दबा लेना, जिससे मैं जो भी चैनल पे वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको चली जाए। ठीक है, तो ये अपना चैनल है भाई, सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद देखो इस जो ये क्लास है, ठीक है, ये जो पूरी की पूरी क्लास है, ये अभी जो ये आपको सब दिख रहा है क्वेश्चन, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो ये हमारी ऐप है, शुरू में ही बता देता हूँ, आप डाउनलोड कर लेना। यूपीएमएसपी स्टडी ये लोगो दिखेगा, ये देख सकते हो स्पेलिंग क्या है, यूपीएमएसपी स्टडी कर ये आप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे ना तो आ जाएगी एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद पहली बार आप आओगे, ये ऐप को ओपन करोगे तो ऐसा स्क्रीन दिखेगा, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन पर रजिस्टर पर क्लिक कर आप रजिस्टर कर लेना। यहाँ पे अपना नाम, अपना फोन नंबर, एक कोई पासवर्ड अपना बना लेना। ठीक है, यहाँ अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर डाल लेना, यहाँ स्टेट चूज कर, यहाँ मतलब यहाँ टिक मार्क कर रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर करोगे तो यहाँ इस कुछ प्रकार, मतलब कुछ इस प्रकार होम पेज दिखेगा, इसमें ये पीडीएफ क्लास नोट्स है ना, इसी में आओगे, क्लास 10th में आओगे तो पूरी की पूरी आपको ये क्लास की जो पीडीएफ अभी होने वाली है मिल जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, चलो बाकी हम लोग चलते हैं, अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बाकी मैं आपको शुरू में ही बता दिया कि इस क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, नहीं तो आप लोग कमेंट करते रहते हो कि भैया पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, काफी शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया। भाई यंग इटली किसने बनाया? ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हो कि विक्टर इमैनुअल द्वितीय, जिसेपे मैत्सनी। सही ऑप्शन जिसेपे मैत्सनी हो जाएगा। देखो जिसेपे मैत्सनी ने दो गुप्त संगठन बनाया, एक यंग इटली तो है ही, यंग इटली तो है ही, और एक आपका यंग यूरोप भी, इसने दो यंग यूरोप, दो ये इसने गुप्त संगठन बनाए, तो इन दोनों को आप लोग याद रखना। और जिसपे मैत्सनी को लिगुरिया में मात्र 17 वर्ष की अवस्था में क्रांति करने के लिए वहां से बहिष्कृत कर दिया गया था। ये एकदम एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये भी आप याद रख सकते हो, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। सेकेंड क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने 1871 में, ठीक है, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया 1871 में? तो वो भाई कैसर विलियम प्रथम था। ठीक है, कहीं कहीं विलियम प्रथम लिखा होता है, पूरा नाम इसका कैसर विलियम प्रथम है, तो ये फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलो इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? यह क्वेश्चन है कि 1789 में फ्रांस, यार ये क्या हो रहा है, 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? ओके, 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था ये हमें बताना है। ये कोई क्या हो रहा है मेरे भाई, सॉरी रुक जाओ, कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो दिक्कत है। चलो सही हो गया। तो 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था भैया? तो 1789 में फ्रांस में आपका, देखो यहाँ ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें काफी लड़के कंफ्यूज होते हैं ए वाले ऑप्शन और बी वाले ऑप्शन में, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्यों? असीमित राजतंत्र यहाँ कहने का मतलब क्या है? देखो असीमित राजतंत्र आप जानते हो कि 1789 में यानी फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस पे एक काफी निरंकुश राजा का अधिपत्य था, और वो राजा कौन था? क्वेश्चन पूछा जाता है। लुइस 16वां, ठीक है, लुइस 16वां था, तो उसका आधिपत्य था, वो काफी निरंकुश था, उसकी शक्तियां असीम थी, जो चाहता था वो करता था, मतलब असीमित उसकी शक्तियां थी। और भाई राजा था तो राजतंत्र होगा ही राज्य में, तो वही कहने का मतलब कि असीमित राजतंत्र था, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। और बोर्ड भी जो है इसी को मानता है। ये कई बार आप लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यह क्या है कि ब्रिटेन में कार्न कानून,
कार्न, यहाँ पे देखो कार्न कानून यानी कार्न लॉ समाप्त करने का क्या कारण था? ब्रिटेन जो था वहां पे कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? सबसे पहले तो ये जो कार्न लॉ था, कार्न लॉ था, इसको समझते हैं ये क्या था। कार्न लॉ यानी जिसको आप कार्न कानून कहते हो। देखो ब्रिटेन में क्या था कि कुछ बड़े भूस्वामी लोग थे, मतलब जिनके पास काफी जमीन थी, ठीक है, वो अनाज उनाज बोते थे, ठीक है। तो चूंकि वो काफी ब्रिटेन में उतनी खेती उती नहीं होती थी, तो वहां की चीजें ऑब्वियसली है कि अगर खेती होती ज्यादा नहीं होती है तो जो भी मतलब उगेगी चीजें, जो भी वहां पे पैदावार होगी वो महंगी रहेगी, क्योंकि वहां खेती उतनी नहीं होती है। और जहाँ ज्यादा खेती होती है वहां तो ज्यादा सस्ती चीजें रहेंगी ही रहेंगी। तो जैसे ब्रिटेन क्या करता था कि बाहर के देशों से जहां ज्यादा खेती होती थी, ठीक है, जहां अनाज उनाज सब सस्ते थे, वहां से अनाज बाहर से अपने देश में मंगाकर और लोगों को मतलब प्रोवाइड कराता था। तो वहां के बड़े भूस्वामियों ने क्या किया, मतलब धूर्ततापनी से कहे या जो भी कह लो, उन्होंने मतलब सरकार पे दबाव डाला कि ये बाहर से मतलब जो भी आ रहा है सामान इसको बंद करो, ठीक है। तो सरकार ने कार्न कार्न कानून लाया और जिसके फलस्वरूप उन्होंने बाहर से आने वाली चीजों को मतलब बंद कर दिया। बंद कर दिया तो हुआ क्या कि भाई अब तो लिमिटेड चीजें रही, और जो भी बड़े भूस्वामी थे वो अपनी जो भी मतलब ब्रिटेन के लोग थे बड़े भूस्वामी, ठीक है, उन्होंने जो भी चीजें उगाई थी वो काफी महंगे दामों पे बेचने लगे, और इस प्रकार मार्केट में मतलब धीरे धीरे हर एक चीज का भाव बढ़ता गया। अब हुआ क्या, ज्यादा काफी भाव बढ़ गया तो ऑब्वियसली है कि लोग मतलब गवर्नमेंट का विरोध करेंगे, तो लोग गवर्नमेंट का विरोध करने लगे, ठीक है। और विरोध करने लगे तो फिर आगे चलकर कार्ला मतलब समाप्त कर दिया गया और बाहर की चीजें फिर आने लगी, और वहां पे मतलब जो भी अनाज वनाज थे वो सस्ते हो गए, ठीक है। तो ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? तो जो उद्योगपति लोग थे और शहरी लोग थे उनका विरोध, ठीक है, सरकार के प्रति विरोध था, क्योंकि सारी चीजें मतलब खाने की जो भी चीजें थी वो महंगी हो चुकी थी, तो ऑब्वियसली है कि लोग विरोध करेंगे ही करेंगे। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपटीशन के दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? अरे बालक बुद्धि बताओ कि 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या फिर भारत। सही ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा, अमेरिका, ठीक है। 1944 में ब्रेटन वुड्स नामक सम्मेलन अमेरिका में आयोजित किया गया था। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 आप स्क्रीन पे देख सकते हो मेरे दोस्त। ये क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है? संघ सूची में जो विषय है वो हमें बताना है। देखो संघ सूची क्या होती है? देखो 3 सूचियां होती है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची, जिसको आप केंद्र सूची भी बोल सकते हो। संघ सूची मीन्स जिस पर यहां मैं लिख देता हूं नीचे, जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, केंद्र सरकार कानून बनाती है, वो क्या होते हैं? वो संघ सूची के विषय होते हैं। और एक राज्य सूची होती है जिसपे केवल राज्य की सरकारें कानून बनाती हैं, और एक समवर्ती सूची होती है। समवर्ती सूची मीन्स बीच वाली, भाई केंद्र भी आ जा तो भी बना ले कानून, राज्य भी आ जा तो भी बना ले, मिलकर हम लोग काम कर लेते हैं, ठीक है। तो वो होती है समवर्ती सूची। तो क्लियर है आपको? आपका संघ सूची क्या होता है? जिसपे केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची जिसपे राज्य कानून बनाता है, और समवर्ती सूची यानी दोनों के बीच का, तू भी आ जा भाई तू भी आ जा, दोनों लोग कानून बना लेते हैं। तो यहाँ पे चूंकि संघ सूची पूछा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है या संघ सूची में है, तो देखो प्रतिरक्षा, जो रक्षा है यानी रक्षा के विषय पे, तो वो केवल केंद्र सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है, संघ सूची के अंतर्गत आता है। उस पे केवल संघ कानून बनाता है, न कि राज्य बनाता है, ठीक है, और न ही दोनों मिलकर, केवल केंद्र बनाता है। तो ये फर्स्ट वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 के बाद प्रश्न संख्या 7 पे मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 7 क्या है आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, काफी शानदार सा ये भी प्रश्न है कि श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? ओके, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, यानी किन लोगों की जनसंख्या काफी ज्यादा है? तो देखो जो सिंहली भाषी लोग हैं या सिंहली समूह के जो लोग हैं उनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है।
तो ये प्रश्न संख्या 7 के लिए आपका सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये बेल्जियम मॉडल वाला जो चैप्टर है ना, ठीक है, जिसमें बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, सत्ता की साझेदारी वाला, आप जाना उसका सारा का सारा एमसीक्यू पढ़ लेना, उसी का ये है, उसी का ये क्वेश्चन है। अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ, मुझे ये तो डायरेक्ट याद भी है, और अभी कल मैं अपना जो मेन चैनल है मेरा, माफ करना, जो मेरा मेन चैनल है सुपर फास्ट क्लासेज, उस पे मैंने ये एमसीक्यू पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसका कराया था, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन बिल्कुल याद है। ठीक है, चलो, तो श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, तो आपका सिंगली। क्लियर, इनकी जनसंख्या 100 में लगभग 74% है मेरे भाई। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 अपने स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो। ये क्या है कि निम्नलिखित देशों में से कहां संघात्मक शासन, देखो नहीं है, नहीं है, हमें बताना है संघात्मक शासन क्या होता है, यानी संघीय शासन क्या होता है। जैसे हम लोग के भारत में है, जैसे केंद्र पे भी एक सरकार है, राज्यों पे सरकार, राज्य स्तर पे सरकार है, उसके नीचे भी कई सारे मतलब सरकार के पहलुए हैं, जैसे आपका ग्राम सभा भी एक तरह से सरकार का ही काम करती है। ठीक है, तो ये संघात्मक शासन व्यवस्था हो गई। ठीक है, जहां 2 या 2 से अधिक स्तरों की सरकार हो, तो वो भारत में भी है, आपका बेल्जियम में भी है, आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है, लेकिन कहां नहीं है, तो श्रीलंका में नहीं है। श्रीलंका में एकात्मक सरकार है। ठीक है, तो आप ओएमआर शीट में आप डी वाला भरोगे ओएमआर शीट में। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं है बताना है, तो नहीं है तो कहां है, श्रीलंका में नहीं है। क्लियर, चलो, प्रश्न संख्या 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 स्क्रीन पे देख लो मेरे दोस्त। यह क्या है कि महात्मा गांधी का विचार था, महात्मा गांधी का क्या विचार था भैया, अपने बापू का क्या विचार था। ठीक है, अपने बापू नहीं, पूरे देश के बापू। ठीक है, अभी गांधी जयंती बीतती है 2 अक्टूबर। ठीक है, तो देखो महात्मा गांधी का विचार था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, और पहला ही बिल्कुल राइट ऑप्शन है, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ कहोगे अरे यार ये बापू क्या बोल रहे हैं, धर्म को राजनीति से जोड़े, ये कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, कैसे ऐसे बापू बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है मेरे बालक, बुद्धि बालक, देखो धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। इसका कहने का मतलब ये है कि मतलब राजनीति में सभी धर्मों का एक रूप से मतलब योगदान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो राजनीति है केवल एक ही लोग, एक ही धर्म के लोग कैप्चर कर कर रखे, एक ही लोग करे, ऐसा नहीं। जो राजनीति है उसमें हर एक धर्म समुदाय के लोग रहने चाहिए, तभी वो अपने मतलब धर्म समुदाय का उत्थान करेंगे। क्लियर, तो ये कहने का मतलब था बापू का। तो कहोगे वो मतलब बापू ठीक थे अपने रास्ते पे, हम ही गलत सोच रहे थे। चलो, प्रश्न संख्या 9 के बाद प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है, लोकतंत्र से कौन संबंधित है हमें बताना है। भाई लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में एक पारदर्शी, बिल्कुल पारदर्शी शासन होता है, बिल्कुल होता है, पारदर्शी शासन होता है, वैध सरकार या वैध शासन होती है, बिल्कुल उत्तरदायी शासन भी होता है, उत्तरदायी शासन भी होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो इनमें से सभी, ये लोकतंत्र से संबंधित है, तो इनमें से सभी आप डी वाला ओएमआर शीट में ऑप्शन भरोगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलो उसके बाद प्रश्न संख्या 10 के बाद 11 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार, सीढ़ीदार यानी वही सोपानी खेती की जाती है। देखो सीढ़ीदार खेती किस राज्य में की जाती है, उत्तराखंड में की जाती है, जहां पहाड़ी एरिया होता है, क्योंकि वहां की भूमि मतलब काफी ऊंच नीच होती है। तो मतलब कुछ जगहों पे जैसे सीढ़ीदार मतलब ऐसे ऐसे आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है, हरियाणा में नहीं की जाती है, पंजाब में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी नहीं। ठीक, उत्तराखंड में की जाती है। उसके बाद प्रश्न संख्या 12 है, प्रश्न संख्या 12 है, आप लोग देख सकते हो 11 के बाद प्रश्न संख्या 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रवि फसल है। ओके, हमें रवि की फसल बताना है, यहाँ पे ध्यान देना। रवि की फसल अभी समय ही आ रहा है, एक मिनट थोड़ा देख लेता हूँ, सारी चीज अच्छी चल रही है ना, रिकॉर्डिंग। अबे यार रुक जाओ 1 मिनट, तो हटना यार। चलो, हाँ सारी चीजें क्लियर है। चलो, रवि की फसल कौन सी होती है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि रवि की फसल इनमें से कौन है। तो भाई रवि की फसल क्या होती है, जो जाड़े में बोई जाती है, जाड़े में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट, इसको मैं यहाँ पे जाड़े, अच्छे से लिखना भाई, जाड़े में बोई जाने वाली
फसल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले तो अभी जाड़ों में अभी बोया जाएगा भाई, अभी अभी धान हम लोग कटेंगे, उसके बाद हम लोग की मतलब खेतों में चना बोया जाएगा, गेहूं बोया जाएगा, ठीक है। अरहर, अरहर नहीं, ये बोई जाएगी, क्या होता है, मटर, ठीक है। उसके अलावा तमाम चीजें हैं जो जाड़े में अभी बोई जाती है। तो जो भी अभी मतलब नवंबर में बोई जाएंगी फसलें, वो क्या होंगी, वो रबी की फसल होंगी। तो ऑप्शन में से हम लोग का चना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो इसके बाद 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं भाई। 12 नंबर, सॉरी 13 नंबर प्रश्न, 12 के बाद 13 नंबर। मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। जो मोनोजाइट रेत होता है उसमें थोरियम नामक खनिज पाया जाता है। आप डायरेक्ट इसको याद रखना, थोरियम, ठीक है। 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया था ये प्रश्न, और आई थिंक 2024 के किसी न किसी पेपर सेट में भी आया होगा, लेकिन 2023 में आया था, मुझे बिल्कुल 100% याद है। चलो उसके बाद प्रश्न संख्या 13 के बाद प्रश्न संख्या 14 देख लेते हैं। यह क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। ओके, कौन सा उद्योग है जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो देखो सीमेंट उद्योग जो होता है, सीमेंट उद्योग में जो चूना पत्थर होता है उसको कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये सीमेंट बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। चलो सी के बाद, सी के बाद नहीं 14 के बाद, ठीक है। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन, ये क्या है कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। भाई HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार किसकी स्थिति भारत से बेहतर है। तो देखो अभी तो 2023 की रिपोर्ट आई है, तो उसमें भारत आई थिंक 2 अंक पिछड़ा है शायद, सुन रहा हूँ कि, मुझे एक्चुअली अभी याद नहीं है। लेकिन देखो जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अनुसार आपका यहाँ पे श्रीलंका ऑप्शन सही होगा। भारत से अच्छी स्थिति जो HDI में है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो रैंक है वो श्रीलंका की अच्छी है भारत की अपेक्षा, ठीक है। चलो बाकी ये पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल ये पीछे हैं, क्लियर। चलो उसके बाद 15 के बाद हम लोग 16 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो मेरे भाई साहब। ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है। धात्विक मीन्स जिसमें धातु हो, सिंपल, ठीक है। अबरक, कोयला, लौह अयस्क या चूना पत्थर। चूना पत्थर नहीं है, कोयला नहीं है, अबरक नहीं है, आपका लौह अयस्क है, ठीक है। इसमें लोहा पाया जाता है, ठीक। लौह अयस्क यानी लोहे के अयस्क से लोहा निकाला जाता है। तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी वाला आपका ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद चलो 16 के बाद 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यह क्या है, यह प्रश्न है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डॉट 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 में सम्मिलित है। ओके, एक वस्तु का जो अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन है वो किस में सम्मिलित है, वो किस में आता है। ओए भाई पानी, 1 मिनट, पानी। चलो भाई आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे ही हंस रहा है। 1 मिनट रुक जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन। ओके, देखो एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन जो होता है प्राथमिक या प्रारंभिक क्षेत्र जिसको बोलते हैं उसके अंतर्गत आता है। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, इनके बारे में हम लोग डिटेल में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ेंगे। यहाँ बस ये जानो कि जब किसी वस्तु का प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा उत्पादन किया जाता है तो वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं भाई। 18 नंबर प्रश्न क्या है कि एंथ्रासाइट का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से है। ओके, जो एंथ्रासाइट है उसका किस किस से संबंध है, लौह अयस्क से, बॉक्साइट से, कोयला से या सोना से। तो देखो भाई जो एंथ्रासाइट है आई थिंक इसका संबंध लौह अयस्क से है। 18 का आपका बिल्कुल ए वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एंथ्रासाइट का संबंध लौह अयस्क से है, हाँ यही होना चाहिए, थोड़ा डाउट है लेकिन हाँ यही होना चाहिए। चलो प्रश्न संख्या 18 के बाद 19 नंबर देख लेते हैं। ये क्या है, एंथ्रासाइट का संबंध लौह अयस्क, इसी का तो अयस्क है, आप देख लेना, आई थिंक यही होना चाहिए।
चलो 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि 19 नंबर है भाई, क्यों दिक्कत हो रहा है? ऐसा ऐसा दिक्कत इसलिए हो रहा है क्योंकि थोड़ा यहाँ पे सारी चीजें मैनेज करनी पड़ रही है, कैमरा को भी देखना पड़ रहा है कि ठीक है ना, लैपटॉप को भी देखना पड़ रहा है, इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग को भी देख। बोर्ड होता ना तो इतनी दिक्कत नहीं होती, स्मार्ट बोर्ड होता तो मतलब काफी हम लोग मजे मजे में सारी चीजें करते और लाइव क्लासेस करते। होगी, आगे चलकर देखते हैं। चलो, तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? भाई बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना 1970 में की गई। कहो कि ये कहां से क्वेश्चन टपक आया? बांग्लादेश से। तो देखो, आप इकोनॉमिक्स वाला अपना जो पार्ट है ना, जो आपकी सोशल साइंस है, 4 पार्ट में डिवाइडेड है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे, ये साफ साफ लिखा हुआ है, मुझे अभी तक याद है एनसीईआरटी में ऐसे मतलब हाईलाइट कर कर ये लिखा हुआ है कहीं पे, ठीक है। तो ये आपका ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो, इसके बाद प्रश्न संख्या 19 के बाद प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं। यह क्या है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? उद्यमों के स्वामित्व। उद्यमों के स्वामित्व, ये सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। डायरेक्ट आप लोग याद रखना, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये रहे हम लोग के 20 काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है मेरे दोस्त। तो इनको तैयार कर लेना, आपके एग्जाम में देखना, डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि यही 20 के 20 आ जाएंगे, ऐसे मैं कई वीडियो बनाऊंगा, आप सारी वीडियोज को देखते रहना और धीरे 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 आपकी इतनी चीजें तैयार हो जाएंगी कि हाँ 20 में 20 आ ही जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हम लोग का रहा 20 एमसीक्यू। बाकी देखो, ये हमारी 1 मिनट मैं दिखा देता हूँ आपको, ऐप दिखा देता हूँ, रुक जाओ। ऐप से पहले फिर एक बार बोलूंगा, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ये टारगेट विथ नीलेश चैनल है, आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ये सर्च क्या करना है, ये वीडियो देख ही रहे हो आप, सब्सक्राइब कर लेना, नीचे आपको दिया होगा ये सब्सक्राइब बटन, ठीक है। उसके बाद ये हमारी यूपीएमएस स्टडी ऐप है, आप इसे डाउनलोड कर लेना, ये रजिस्ट्रेशन कर लेना। और यहाँ देखो, ये लाल सा दिखाई दे रहा है ना, पीडीएफ क्लास नोट्स, यहाँ रुक जाओ मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ये लाल सा दिख रहा है ना, पीडीएफ क्लास नोट्स, इसी में आपको जाओगे तो यूट्यूब क्लास पीडीएफ का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे और फिर क्लास 10 पे क्लिक करोगे, उसमें सोशल साइंस वाले में जाओगे ना, तो ये इसका पीडीएफ उसी में मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। इस वीडियो का जो थंबनेल रहेगा वहां वही थंबनेल रहेगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपका ये पीडीएफ आ जाएगा। और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड नीचे आपका नीला सा बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर, काफी बच्चे एक्साइटेड होते हैं कि मैं अपने दोस्त को भेजूंगा, तो वहाँ एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है, डाउनलोड के ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद ऊपर से अपने मोबाइल में स्क्रॉल कर देखोगे तो ऊपर नोटिफिकेशन टाइप का आएगा डाउनलोड का, उस पर क्लिक करोगे तो वो ओपन होगा आपके ड्राइव में, वो डाउनलोड हो जाएगा और वहां से अपने किसी भी दोस्त को शेयर भी कर सकते हो इस पीडीएफ को, ठीक है। चलो, तो ये रहा हम लोग का टॉप 20 एमसीक्यू सामाजिक विज्ञान का। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी और ऐसे ही आप हर एक सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट करना, कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करना। चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।